दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि लाल किले पर किसानों का कब्जा, फहराया अपना झंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर नेताओं की गैर मौजूदगी में किसान उग्र हो गए और लाल किले की प्राचीर पर अपने दल के झंडे फहरा दिए। हैरत की बात है, जहां से पीएम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, वहां से देश का नहीं बल्कि कोई और झंडा लहराकर किसानों ने हुड़दंग मचाया। इससे पहले आरटीओ में किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। मामले में बीकेयू दोआबा किसान एकता यूनियन के मनजीत सिंह राय ने कहा कि लाल किले पर पहुंचे लोग भी किसान हैं, हम उनसे शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मालूम हो कि लाल किला पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि अगर कुछ किसान लाल किले पर पहुंच गए हैं तो उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए। फिलहाल पुलिस वाले ध्वज को उतारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ा, कुर्सियों को तोड़ा। लाल किले पर और अधिक तनाव पैदा हो गया है। कुर्सियां और लाइटें टूट गई। पुलिस को पीछे धकेला जा रहा है। एक सिपाही घायल हो गया, उसे बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए समयपुर, बादली, रोहिणी सेक्टर 18 और 19, हैदरपुर, बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन बंद है। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन और ग्रीन लाइट पर सभी स्टेशन बंद है। आज गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के बीचों बीच किसान पुलिस से भिड़ गए। किसानों ने आज सुबह शहर की सीमाओं पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किसानों को 12 से 5 बजे के बीच किसान परेड आयोजित करने की अनुमति दी थी। समय से बहुत पहले किसानों ने मार्च शुरू किया और तय रास्तों से भटक गए। इसके कारण प्रदर्शनकारियों के साथ गतिरोध पैदा हो गया, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़पों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और दोस्तों, में अगली खबर निकल आ रही है कि किसानों की उग्रता पर बोले राकेश टिकैत। कहा ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब चिन्हित हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि भाजपा के नेता राकेश टिकैत ने किसानों के उपद्रव को लेकर कहा है कि जिन्होंने भी ये सब किया है वे सब हमारी नजर में हैं, सब लोग चिन्हित हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सब उपद्रव कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निकाली गई इस परेड में किसानों के उग्र होने को लेकर मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि ये सभी किसान हैं। कहा जा रहा है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से ये फैसला लिया गया है, वे खुद फैसले ले रहे हैं। किसान आंदोलन के मीडिया समन्वयक की तरफ से कुछ मीडिया से कहा गया है कि ये सभी किसान हैं। हालांकि जिस संगठन की तरफ से किसान ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वे पंजाब के यूनियन का पार्ट नहीं है। हालांकि ये समिति संयुक्त किसान मोर्चे पर पार्ट है, ये खुद फैसले ले रहे हैं। हम हालात संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यस बैंक के फाउंडर की मुश्किलें नहीं हो रही है कम। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अभी जेल से नहीं छूटेंगे राणा कपूर। जी हां, बात कर रहे हैं कि डूबने की कगार से दिसंबर 2020 तिमाही के दौरान मुनाफे में लौटे निजी क्षेत्र के यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल राणा कपूर मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के आरोपों में कपूर के खिलाफ जांच कर रहा है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि क्या नेपाल फिर बन सकता है हिंदू राष्ट्र। कम्युनिस्ट पीएम ओली ने पहली बार की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। जी हां, आपको बता दें कि नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को सुबह सुबह काठमांडू के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर सबको चौंका दिया। नेपाल के पीएम के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है और वह इससे पहले 3 साल में कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा
पूजा अर्चना करने के लिए नहीं आए थे। वैसे भी कम्युनिस्ट नेताओं का धार्मिक मान्यताओं से सरोकार नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले ही नेपाल की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर किया है, उनका हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पहुंचकर पूजा करना नेपाल की करवट ले रही सियासत का संकेत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पीएम ओली ने की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पत्नी राधिका शाक्य के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 8 बजे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए थे। पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस मौके पर पीएम ओली ने विश्व शांति और राष्ट्र कल्याण के लिए 1,25,000 दिए जलाए। इस मौके पर ओली के साथ उनके कैबिनेट के सदस्य और संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त धकल भी मौजूद थे। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात की सियासत में आई। बीटीपी संघ निकाय चुनाव लड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात की सियासत में एंट्री लेने की खबरें आ रही थी। अब इसका आधिकारिक रूप से गुजरात प्रवेश हो गया है। दरअसल ये पार्टी छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सूबे में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और अगले माह इसके वोट पड़ेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात पहुंचने के बारे में जानकारी देते हुए AIMIM गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला और महासचिव हमीद भट्टी ने पत्रकारों से कहा, हम यहां सत्तारूढ़ भाजपा को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं। हम BTP के साथ स्वराज के चुनाव लड़ेंगे। हम अकेले नहीं हैं, बल्कि कई स्थानीय नेता और कई अन्य दल पार्टी के साथ संपर्क में हैं। हमीद भट्टी बोले, गुजरात के लोग कई सालों से ओवैसी से मिलने हैदराबाद जाते थे और कहते थे कि आप गुजरात के लोगों की आवाज बने। इसलिए लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ओवैसी साहब ने निर्णय लिया कि अब की गुजरात में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी का पलटवार, कहा मेरा अपमान कर सकती है बीजेपी, लेकिन बंगाल का अपमान सहन नहीं करूंगी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल की घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरा अपमान कर सकती है, लेकिन बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को फर्जी पार्टी कहते हुए बंगाल के लोगों से कहा कि वे बीजेपी से पैसे ले ले, मगर चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर जाकर तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुम्हें पैसे का लालच दे सकती है, अगर वे ऐसा करते हैं तो आप पैसे ले लीजिएगा, लेकिन वोट हमें ही दीजिएगा। बीजेपी पूरी तरह से फर्जी पार्टी है। वे मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन मैं बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीजेपी खुद बीजेपी का सम्मान नहीं करती है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर है जो कि मुंबई किसान रैली को लेकर है। जी आपको बता दें कि शरद पवार बोले, राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त किसानों से नहीं। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से किसान मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए। रैली में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने भी हिस्सा लिया है। वहीं शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया था। और दिल्ली में किसानों के समर्थन में मुंबई में आयोजित की गई किसानों की रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ठंड के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों से किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें मेरा सहयोग रहेगा। जिनके हाथों में सत्ता है, उन्हें इन किसानों की चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उनका हाल लिया? केंद्र की सरकार सिर्फ नौटंकी देख रही है। क्या पंजाब पाकिस्तान है? उस पर निर्णय अब तक क्यों नहीं? शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में कभी ऐसा राज्यपाल नहीं आया जिसके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को वापस कर दिया, जो संविधान के साथ मजाक है। अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान
किसान आपको खत्म कर देंगे, ये सिर्फ शुरुआत है। शरद पवार ने यह भी कहा कि चर्चा किए बिना कानून लाना, एक दिन में एक अधिवेशन में लाया गया कानून लागू हो रहा है। कृषि बिल को लेकर हमारे काल में जो चर्चा हुई वो पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद सहित कई लोगों ने कहा था कि इस कानून पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है, लेकिन सरकार ने कहा था कि आज के आज ये लागू होगा। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा फहराएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के जवानों की तैनाती की गई। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि TRP घोटाले के बदले अर्नब गोस्वामी ने पार्थो को कराई 40 लाख की मौज। चार्जशीट के हवाले से अखबार का दावा। जी हां, आपको बता दें कि TRP स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार की इंडिया के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में दावा किया कि 2 छुट्टियों के खर्च के बदले में अर्नब ने उन्हें 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। साथ ही 3 साल में कुल 40 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बदले में उन्होंने रेटिंग में छेड़छाड़ करके उनके चैनल को फायदा पहुंचाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी को मुंबई पुलिस की ओर से इस केस में 3600 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें पार्थो दास गुप्ता और गोस्वामी के बीच की व्हाट्सएप चैट है। साथ ही 59 अन्य व्यक्तियों के बयान भी लिए गए हैं, जिसमें बार्क के पूर्व कर्मचारी और केबल ऑपरेटर शामिल हैं। वहीं ऑडिट रिपोर्ट की रिपब्लिक टाइम्स आज तक के समेत कई चैनलों के नाम है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट पार्थो बार के पूर्व रोमिल रामगढ़िया, रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के CEO विकास खान चंदानी के खिलाफ दायर की गई थी। इससे पहले नवंबर 2020 में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें 12 लोगों के नाम शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।